एक दिन झुग्गी बस्ती में रहने वाला एक अनाथ बच्चा कचरे के ढेर में एक छोटा सा बैग पाता है जिसमें एक पता लिखा होता है। यही वह पता है जहां 2000 करोड़ रुपए छुपाए गए हैं। लेकिन इस पैसे के पीछे अंडरवर्ल्ड के कुछ खतरनाक लोग पहले से ही पड़े हुए हैं। उन्हें बस इसी पते की तलाश थी ताकि वो पैसा वापस पा सकें। अब क्योंकि ये पता उस बच्चे के पास है, वो लोग उस बच्चे की तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिर में क्या हुआ? क्या वो झुग्गी का बच्चा उस पैसे तक पहुंच पाया या इससे पहले ही उन लोगों के हाथ लग गया? ये जानने के लिए आपको हमारी कहानी अंत तक देखनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ ब्राजीली फिल्म ट्रेस की, जो 2014 में रिलीज हुई थी। इस कहानी में जानलेवा ट्विस्ट्स हैं और कुछ खूबसूरत एहसास भी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस आदमी का नाम है जॉर्ज एंजेलो। उसकी बेटी की कल ही मौत हो गई थी। आज वह उसकी अंतिम विधि पूरी करने के बाद उसके ताबूत को कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वह ज्यादा देर तक वहां रुक नहीं सकता क्योंकि ब्राजील की पुलिस की एक टीम उसके पीछे पड़ी है। पुलिस जल्दी ही वहां पहुंच जाती है। जॉर्ज घबरा जाता है और अपने घर की खिड़की से भागने की कोशिश करता है। वह इमारत से एक पाइप के सहारे नीचे उतरता है, लेकिन पुलिस की गोली से बुरी तरह घायल हो जाता है। जब उसे एहसास होता है कि अब वह पकड़ा जाएगा, तो वह अपने हाथ में रखा छोटा बैग फेंक देता है, जो सड़क से गुजर रहे एक कचरा उठाने वाले ट्रक में गिर जाता है। वहां से वो कचरा उठाने वाला ट्रक सीधा शहर के बाहर एक कचरा डंप पर जाता है, जहां कुछ लोग कचरे से सरकारी सामान अलग कर रहे थे ताकि उसे अलग से बेच सकें। वहीं एक बच्चे को वो बैग मिलता है जो जोश ने फेंका था। उस बच्चे का नाम है राफेल। राफेल को उस बैग में कुल 150 रियाल मिलते हैं, जो वो अपने दोस्त गार्डो के साथ बांट लेता है। गार्डो पैसे लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन राफेल को उस बैग में एक आईडी कार्ड मिलता है जिसमें जोश का नाम लिखा होता है। साथ में कुछ और चीजें भी होती हैं और एक चाबी भी। लेकिन ये चाबी कोई साधारण चाबी नहीं थी, ये एक बहुत ही अजीब किस्म की चाबी थी। राफेल को समझ नहीं आता कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, पर उसे ये जरूर अजीब लगता है कि इस छोटे से बैग में इतनी सारी चीजें क्यों हैं। इसलिए राफेल उस बैग को लेकर चर्च चला जाता है। वही चर्च जहां वो और उसके दोस्त बड़े हुए थे। जैसे हमारे देश में अनाथ बच्चों के लिए मदरसे बनाए जाते हैं, वैसे ही ब्राजील में इस इलाके के अनाथ बच्चे चर्च में रहते हैं। वहीं हर दिन एक लड़की ओलिविया आती है, जो इन अनाथ बच्चों को बिना किसी फीस के पढ़ाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में वहां कई पुलिस की गाड़ियां पहुंच जाती हैं और आप समझ सकते हैं कि वे क्यों आए हैं। पुलिस वहां मौजूद हर व्यक्ति को असली पैसे देती है और कहती है कि वे एक वॉलेट की तलाश कर रहे हैं। जो भी उस वॉलेट को ढूंढ कर लाएगा, उसे इनाम के तौर पर 1000 रियाल दिए जाएंगे। राफेल और गार्डो को यह जानकर थोड़ा अजीब लगता है कि उस अफसर का नाम असल में फेडरिको है। वहीं गार्डो फेडरिको से पूछता है कि क्या उस पैसे वाले बैग में कुछ ऐसा है जो किसी अपराधी की आपराधिक गतिविधियों का सबूत हो सकता है। फेडरिको राफेल की तरफ देखता है और उसे थोड़ा शक होता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता। रात को गार्डो राफेल से कहता है कि क्यों ना हम वो बैग पुलिस को लौटा दें और बदले में 8000 रियाल ले लें। लेकिन राफेल को शक होता है। वह कहता है, कोई भी सिर्फ एक छोटे से पैसों के बैग के लिए 1000 रियाल क्यों देगा? जरूर इसमें कोई और राज छुपा है। मतलब इस बैग में कुछ बहुत ही जरूरी चीज हो सकती है। राफेल इस राज को जानना चाहता है, इसलिए वह बैग अपने पास रखना चाहता है। लेकिन चूंकि आज फेडरिक और राफेल की मुलाकात के बाद फेडरिक को थोड़ा शक हुआ है, इसलिए हो सकता है बैग अपने पास रखना सुरक्षित न हो। इसलिए दोनों अपने दोस्त रेटू से मिलने निकलते हैं। रेटू वहां एक नाले में रहती थी, इसलिए कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि वे दोनों उस बैग को उसके पास रखने आए थे ताकि बैग कहीं ज्यादा सुरक्षित रहे। यहाँ रेटू उस अजीब चाबी को बैग से निकालता है और कहता है कि उसे पता है यह चाबी किस ताले में लगेगी। राफेल और गार्डो उत्सुकता से उससे पूछते हैं कि वो ताला कहाँ है, लेकिन रेटू कहता है कि इसके बदले में उसे इनाम का आधा हिस्सा चाहिए। अब कोई और रास्ता न देखकर दोनों मान जाते हैं। अगली सुबह तीनों शहर के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जो वहां से थोड़ा दूर होता है। रेटू को इस जगह के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वह कभी इस स्टेशन पर सफाई कर्मी का काम कर चुका था। अब तीनों एक कोने में बैठकर सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि उनकी गंदी कपड़ों की वजह से वहां के गार्ड उन्हें भगा सकते हैं। तभी गार्डो बाहर आता है और एक महिला के पर्स के साथ खेलने लगता है, जिससे सभी गार्ड उसी की तरफ ध्यान देने लगते हैं।
राफेल और रेटू इस मौके का फायदा उठाकर लॉकर नंबर मिलाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। लॉकर के अंदर उन्हें सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है, लेकिन उसी के साथ वे तीनों किसी तरह भाग निकलते हैं और एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के अंदर वे उस चिट्ठी को खोलते हैं जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा होता है, जेराल क्लोमाडो। साथ ही उन्हें एक आदमी की तस्वीर भी मिलती है। तस्वीर के पीछे भी कुछ लिखा होता है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि उसका क्या मतलब है। फिर भी उन्हें कम से कम एक सुराग मिल जाता है, जेर क्लोमाडो। उस दिन वे छुपते छुपाते फादर जूलियार्ड के चर्च पहुंचते हैं और उनका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस नाम की जानकारी खोजते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जिसका नाम लिखा था वो कभी एक बहुत बड़ा वकील हुआ करता था, लेकिन कई साल पहले उसे एक झूठे केस में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया, और वह अब भी जेल में ही है। अगले दिन ऑफिसर फेडरिको फिर से उस कचरे के ढेर में बैग की तलाश में आता है, लेकिन सैकड़ों बार खोजने के बावजूद उन्हें वो बैग नहीं मिलता। एक लड़का बहुत मेहनत से खोजता है और एक बैग भी ढूंढ निकालता है, लेकिन वो बैग वो नहीं होता जिसकी उन्हें तलाश थी। फेडरिको ध्यान देता है कि वो दोनों बच्चे जो उस दिन मिले थे आज वापस नहीं आए। दूसरी तरफ रात हो चुकी होती है और गार्डो अब भी राफेल को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें वो बैग पुलिस को लौटा देना चाहिए ताकि हमें पैसे भी मिलें और पुलिस का शक भी दूर हो जाए। लेकिन राफेल इसके लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि वो खुद उस जेल तक जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। कुछ देर बाद सच में एक अधिकारी राफेल को पकड़ लेता है और उसे अपनी गाड़ी में बंद कर देता है। गार्डो दूर से यह घटना देख लेता है। वह सीधा उनके चर्च के फादर के पास जाता है और उन्हें जगाने की कोशिश करता है। कहता है कि उन्होंने राफेल को पकड़ लिया है, जल्दी चलिए। 1 घंटे के अंदर फादर पास के एक शहर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि राफेल को वहीं लाया गया होगा, लेकिन वहां पूछने पर भी कोई उन्हें कुछ नहीं बताता। वहां के अफसर कहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई बच्चा नहीं लाया गया है, लेकिन फिर भी फादर फजान को उन पर यकीन नहीं होता। वो बार बार कहते हैं कि राफेल को यहीं लाया गया होगा और आखिरकार जबरदस्ती उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। उधर देखा गया कि फेडरिको राफेल को शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले गया था, जहां उसे एक कपड़े से बांधकर कार के अंदर डाल दिया गया था। फिर कार को तेजी से इधर उधर घुमाया गया, जिससे राफेल बुरी तरह कार के अंदर की सख्त दीवार से टकरा गया, क्योंकि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। ऐसे ही कार में झटका खाते हुए बहुत देर तक घुमाने के बाद आखिरकार उसके सिर से खून बहते हुए कपड़ा हटाया गया। फेडरिको ने उससे पूछा, अब सच सच बता, उस बैग में असल में क्या था? राफेल ने कहा कि बैग में सिर्फ 300 रियाल थे और कुछ नहीं था। लेकिन फेडरिको को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, सच बता, अगर उस बैग में कुछ था तो तुमने हमसे चुरा लिया होगा। छुपाने की कोई जगह नहीं है। लेकिन राफेल फिर भी कुछ नहीं कहता। इसी वजह से फेडरिको गुस्से में आकर आदेश देता है कि राफेल को गोली मार दी जाए। लेकिन जो अफसर राफेल को गोली मारने आता है वह उसके मासूम चेहरे को देखकर दया खा जाता है। वह सीधे उसे मारने के बजाय हवा में गोली चलाता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह राफेल किसी तरह से झुग्गियों में वापस पहुंचता है, जहां फादर उसे अंदर ले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। फादर तीनों बच्चों को समझाते हैं कि तुम इन लोगों से लड़ क्यों रहे हो। अगर तुम उन्हें वो बैग दे दोगे तो शायद वे तुम्हें इस बार छोड़ देंगे, लेकिन अगर अगली बार वे तुम्हें पकड़ेंगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राफेल पूरी तरह जिद पर अड़ा हुआ है, वो बैग वापस नहीं करेगा। इसके बजाय राफेल अब जेल जाकर क्लेमुडो से मिलने का फैसला करता है, लेकिन जेल के अंदर उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिलती। तब गार्डो एक तरीका खोजता है और तीनों ओलिविया से मिलने जाते हैं। वहां वे ओलिविया को एक बनावटी कहानी सुनाते हैं कि गार्डो का एक दादाजी था जो एक मशहूर वकील थे, लेकिन फिर उन्हें एक झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। अब राफेल मुसीबत में है और उसे सिर्फ उसके दादाजी ही बचा सकते हैं। ओलिविया राफेल की मदद करना चाहती है, लेकिन वह पूछती है कि वह मदद कैसे कर सकती है। तब गार्डो कहता है कि चूंकि ओलिविया एक अमेरिकन है, इसीलिए उसे यहाँ ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के लोगों के साथ यहाँ का सिस्टम अलग बर्ताव करता है। यह सुनकर ओलिविया मान जाती है। फिर राफेल कहता है कि उसने अधिकारी फेडरिको को सांतोस नाम का जिक्र करते सुना था। सांतोस का नाम सुनते ही रेतू कहता है, अरे मैं उसे जानता हूँ, वह एक बड़ा नेता है।
शायद हमारे इलाके का अगला मेयर वही बनेगा। अब राफेल का अगला लक्ष्य सांतोस के बारे में और जानकारी निकालना होता है। इसी बीच अगले दिन गार्डो ओलिविया के साथ जेल के लिए निकल पड़ता है और दूसरी ओर राफेल रेतु के साथ समुद्र किनारे की ओर जाता है, क्योंकि सांतोस का घर वहीं कहीं है। दोनों पीछे से सांतोस के घर में चुपचाप घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर में घुसते ही उन पर एक कुत्ता हमला कर देता है। अब पकड़े जाने के बाद दोनों कहते हैं कि हम यहाँ सिर्फ फल चुराने आए थे। ये बात सुनकर उन्हें यकीन भी हो जाता है, क्योंकि इन छोटे बच्चों को राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। दूसरी ओर ओलिविया आखिरकार गार्डो के साथ उस जेल में पहुंच जाती है और बहुत मुश्किल से उनकी मुलाकात वकील जेराल्ड क्लेमाडो से होती है, लेकिन क्लेमाडो उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि पूरी कहानी तो झूठी थी। फिर गार्डो बात का रुख बदलते हुए जोश एंजेलो का नाम लेता है और जैसे ही वह यह नाम कहता है, क्लेमाडो का चेहरा बदल जाता है। वह पूछता है कि तुम मेरे भाई के बेटे का नाम कैसे जानते हो? फिर गार्डो स्टेशन के लॉकर से मिले पत्र में लिखी बातें दोहराना शुरू करता है। उसमें लिखा था कि जब तक तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तब तक शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें झूठे केस में फंसाया था, अब वे खुद उसी जगह पर होंगे जहां तुम हो। मैंने उसकी पूरी तैयारी कर दी है, बस थोड़ा और सब्र करो। ये सुनकर क्लेमाडो काफी भावुक हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या इन शब्दों के अलावा और कुछ लिखा था। जब गार्डो बताता है कि पत्र की पिछली तरफ कुछ नंबर भी लिखे थे, तो क्लेमाडो जेलर से कहता है कि मेरी बाइबल ले आओ, लेकिन जेलर मना कर देता है। वह कहता है कि मुलाकात का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए अब तुम लोग कल वापस आओ और अभी कुछ भी नहीं दिया जा सकता। क्लेमाडो ने गार्डो को समझाया कि कल आकर मेरी बाइबल ले जाना और उसमें जो नंबर तुम्हें मिला है उसे पेज नंबर, अध्याय नंबर और लाइन नंबर से मिलाना। वहां से तुम्हें एक दिलचस्प जानकारी मिलेगी और वही होगी तुम्हारी अगली मंजिल। उसने उन्हें धन्यवाद कहा और विदा लिया, लेकिन बाद में जब गार्डो ने जेलर से बाइबल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अगर तुम्हें बाइबल लेनी है तो तुम्हें 1000 रियाल देने होंगे। दूसरी ओर राफेल वहां से निकलकर उस बगीचे के माली से दोस्ती कर लेता है। बातचीत में राफेल उससे पूछता है कि उसका मालिक इतना गुस्सैल क्यों है। तब माली बताता है कि उसने कुछ बहुत जरूरी चीज खो दी है। तभी राफेल पूछता है, कहीं वो पैसों वाला बैग तो नहीं? माली मुस्कुराते हुए कहता है कि उस बैग में 100 मिलियन रियाल थे। फिर बातों ही बातों में जोश एंजेलो का नाम सामने आता है। पता चलता है कि सैंटोस का दायां हाथ जोश ही था और वही उसके सारे काले धन का हिसाब रखता था। जोश एंजेलो कई सालों से इस जगह को पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। एक दिन उसने प्लान बनाया कि सैंटोस के घर के फ्रिज में खराबी पैदा की जाए ताकि उसे बदलवाना पड़े। इस मौके का फायदा उठाते हुए जॉर्ज ने अब तक कमाया हुआ सारा काला धन एक फ्रिज में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रख दिया। साथ ही अपने काले धन का पूरा हिसाब एक डायरी में लिखा और उस डायरी को भी उसी फ्रिज में रख दिया। अगली सुबह उसने वह फ्रिज उठाया और वहां से निकल गया। यहीं से असली मुसीबत शुरू हुई, लेकिन किसी को नहीं पता कि जोश ने वह डायरी और पैसे कहां छुपा रखे हैं, लेकिन हमारे राफेल को पता है। ये सुनते ही उसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे वह ढूंढनी ही होगी। उसी रात वे सब फिर से एक साथ कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसी वजह से वह भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने बच्चों को समझाया और उनकी एक वीडियो बनाना शुरू किया, जिसमें वह अब तक बच्चों पर आई सारी मुसीबतें रिकॉर्ड कर रहा था, उन्हें किस किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन इसी बीच वहां पुलिस पहुंच गई। बच्चे किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने ओलिविया का कमरा खंगालना शुरू कर दिया और जब वे आखिरी कमरे तक पहुंचे तो ऑफिसर फेडरिक भी वहां आया और पता चला कि ओलिविया कल जेल में क्लीमू से मिलने गया था। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे वो बैग मिल गया जिसकी तलाश थी, लेकिन उस बैग में कुछ भी नहीं था। इसी वजह से उसने ओलिविया को डराना शुरू कर दिया और एक वक्त तो ऐसा आया जब फेडरिक ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इधर बच्चे छत पर चढ़े और देखा कि उनकी पूरी झुग्गी जल चुकी है, वही झुग्गी
जहां वे बचपन से पले बड़े थे, अब जलकर राख हो रही थी। और यह सब फेडरिक ने ही किया था। अब वे तीनों रेलवे लाइन पर चल रहे थे, सोचते हुए कि वह बाइबिल कहाँ मिलेगी जिसके लिए 1000 रियाल लगेंगे। अगले सुबह जब सब जलकर खत्म हो गया था, फादर ने झुग्गी वालों को अपने चर्च में शरण दी थी। उसी मौके का फायदा उठाते हुए रे फादर के घर गया और उसका एक सिपाही 850 रियाल चुराकर वहां उसकी तस्वीर रख गया, ताकि ऐसा लगे कि उसने यह मजबूरी में किया हो। फिर उस पैसे के साथ वह सिपाही सीधे जेलों से मिलने गया। लेकिन वहां एक और समस्या आ गई। उस आदमी ने पैसे लेने के बाद भी आखिरी वक्त में उसे बाइबिल देने से मना कर दिया। उसने और पैसे की मांग की, जिससे गुस्से में आकर सिपाही ने उसके हाथ पर नुकीली चीज से वार कर दिया और बाइबिल लेकर भाग गया। एक वक्त ऐसा आया जब उसने ऊपर से बाइबिल रेटू की तरफ फेंक दी, और जैसे ही रेटू ने उसे हाथ में लेकर भागना शुरू किया, पुलिस को उस पर शक हो गया। इसके बावजूद वह किसी तरह बाइबिल के साथ एक सुरक्षित जगह पहुंच गया। अब वे बाइबिल में लिखे अंकों से कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 100 बार कोशिश करने के बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है, क्योंकि उन्हें असल में बाइबिल पढ़नी ही नहीं आती थी। इस तरह रात धीरे धीरे गहराती रही और वे अब भी कोशिश करते रहे। दूसरी ओर सिपाही उनके लिए खाना लेने चला गया। वहां उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई। इसी बीच राफेल और रेटू को आखिरकार बाइबिल में एक पैटर्न मिल गया, और जब उन्होंने वहां के नंबरों की तुलना की तो उन्हें कई जानवरों के नाम मिले, जैसे कि गाय, भालू, घोड़ा आदि। लेकिन अब सवाल यह था कि वे इन जानवरों के नामों से क्या करेंगे। तभी राफेल को उस कागज की याद आई जो उसे बैग में मिला था। उस कागज पर भी जानवरों की कई तस्वीरें बनी थीं। अब जो जानवरों के नाम उन्होंने क्रम में ढूंढे थे, वे सारे नाम उस कागज पर भी उसी क्रम में मौजूद थे। फिर उन्होंने एक एक कर नंबरों को क्रम से लगाना शुरू किया। उधर जब गार्डो उस लड़की से बात कर रहा था कि खाना कहाँ से मिलेगा, तभी उसने देखा कि पुलिस वहां पहुंच गई है। वह तुरंत अपने ठिकाने पर लौट गया, लेकिन अब तक पुलिस ने वहां भी तलाशी शुरू कर दी थी। इसी बीच जब राफेल और रेटू ने उन नंबरों को सही क्रम में लगाया तो वह एक टेलीफोन नंबर निकला, मगर तब तक किसी ने उन्हें यह कह दिया कि तुरंत भागो, पुलिस आ चुकी है। मजबूरी में उन्हें सब कुछ वहीं छोड़कर भागना पड़ा। राफेल ने वह नंबर आखिरी बार याद कर लिया, लेकिन पुलिस तुरंत वहां आ पहुंची। इसके पहले कि पुलिस उन्हें पकड़ पाती, तीनों दीवार फांद कर काफी दूर तक भाग गए। हालांकि वे पुलिस से बच तो गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में पुलिस ने उन्हें देख लिया और फिर से पीछा शुरू कर दिया। उसी समय वह लड़की जो कुछ समय पहले गार्डो से मिली थी, सामने आ गई। लड़की ने कहा, अब कुछ मत बोलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे लड़की के साथ चल पड़े। एक वक्त पर लड़की ने अपने बाइक वाले दोस्तों से बात की और कहा कि उन्हें किसी भी हालत में इन तीनों को पुलिस से बचाकर शहर से बाहर निकालना होगा। इस तरह लड़की की वजह से वे इस सफर में बच पाए। दूसरी ओर फेडरिक उस आश्रय स्थल पर पहुंचा जहां उन्होंने वह नंबर लिखा था। इधर तीनों अब शहर से बाहर निकल चुके थे और एक टेलीफोन बूथ से उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया जो उन्होंने बाइबिल से निकाला था। ठीक उसी वक्त फेडरिक ने भी उस नंबर पर फोन किया, लेकिन चूंकि राफेल ने पहले कॉल किया था, फेडरिक की कॉल होल्ड पर चली गई। राफेल को पता चला कि वह नंबर शहर से थोड़ा दूर एक कब्रिस्तान का था। इस बार राफेल ने बाकी दोनों से कहा कि बाइक से उस कब्रिस्तान चलो। जब वे वहां पहुंचे तो तीनों ने दीवार फांदी और कब्रिस्तान के अंदर चले गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे असल में ढूंढ क्या रहे हैं। अचानक राफेल की नजर एक कब्र पर पड़ी जिस पर लिखा था प्रिया एंजेलो। उस पर जो तस्वीर लगी थी उसे देखकर राफेल पहचान गया कि यह वही तस्वीर थी जो बैग में मिली थी, यानी यह कब्र जोश एंजेलो की बेटी प्रिया एंजेलो की थी। तभी उसे अचानक एक छोटी लड़की चुपचाप खड़ी दिखी और वह थोड़ा डर गया, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद प्रिया एंजेलो थी। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ हो? इस कब्र में कौन है? लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता। राफेल ने प्यार से पूछा,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया ने बताया कि उसके पापा ने कहा था कि वे अपना काम खत्म करके उसे यहाँ से लेने आएंगे। उसे कब्रिस्तान के गार्ड के पास ही रुकना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो ऐसा कह रहा था, फेडरिको वहां पहुंच गया। वह अकेले ही आया था, क्योंकि अगर सैंटोस का काला धन पुलिस के हाथ लग जाता तो वह सीधे सैंटोस के पास चला जाता। लेकिन फेडरिको वह पैसा खुद चुराना चाहता था, इसलिए उसने अपने विभाग को कोई और काम देकर भेजा। फेडरिको ने कभी नहीं बताया कि वो सारा पैसा खुद के लिए लेना चाहता था। उसने सीधे राफेल से पूछा कि पैसा कहाँ है। राफेल ने उसे दिखाया कि पैसा कब्र के अंदर रखा गया था। इस पर उन्होंने मिलकर वह कब्र तोड़नी शुरू की। अचानक एक काली प्लास्टिक में लिपटी चीज बाहर निकली। हैरानी की बात यह थी कि उसमें पैसा था, और वही डायरी भी थी जिसमें सैंटोस के सारे काले पैसों का हिसाब लिखा था। फेडरिको ने तुरंत सैंटोस को फोन किया, लेकिन उसने सिर्फ डायरी के बारे में बताया, पैसे के बारे में कुछ नहीं कहा। तभी प्रिया को सारा मामला समझ में आ गया और उसने एक भारी चीज उठाकर फेडरिको के सिर पर दे मारी। बाकी तीनों ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की और राफेल ने उसकी बंदूक उठाकर उसे डराना शुरू कर दिया। राफेल के पास मौका था कि वह उसे मार दे, लेकिन आखिर में वह उसे मार नहीं पाया। उसने उसे किसी तरह घायल किया। चारों ने पैसा और डायरी लेकर वहां से भाग निकले। फेडरिको की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसका मोबाइल भी टूट चुका था, इसलिए वह सैंटोस को यह नहीं बता पाया कि वह डायरी कहां से मिली थी। उधर वे चारों पैसा लेकर एक कूड़े के ट्रक में बैठकर वहां से निकल पड़े और सीधे अपने कूड़े के ढेर वाली जगह पहुंचे। सुबह हो चुकी थी। सबसे पहले रेटू ने जितना पैसा वह उठा सका वह उठाकर फादर के कमरे में रख दिया। फिर जब फादर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां नोटों की गड्डियां और एक डायरी रखी है। फादर ने डायरी खोली और समझ गए कि यह सैंटोस के काले पैसों का पूरा हिसाब है और यही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ओलिविया आखिरकार जेल से बाहर आई और जब वह घर पहुंची तो उसे अपने बिस्तर के नीचे वह कैमरा मिला जो उसी दिन रिकॉर्डिंग के दौरान बंद हो गया था। यानी कि फेडरिको की सारी धमकियों की बातें उसी में रिकॉर्ड हो चुकी थीं। यानी अब उनके पास दो मजबूत सबूत थे। दूसरी तरफ राफेल और बाकी दो लोग कूड़े के ढेर की सबसे ऊंची जगह पर गए और वहां से पैसे को हवा में उड़ाने लगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से स्लम के लोगों ने अपना घर खो दिया था और अब उन सबको पैसों की जरूरत थी। हर कोई वहां से पैसे इकट्ठा करने लगा और आखिर में राफेल, गार्डो, रेटू और प्रिया ये चारों एक गाड़ी में बैठकर किसी अनजाने सफर के लिए निकल गए। उधर ओलिविया ने फादर से मुलाकात की और पूछा कि क्या उन्हें बच्चों के बारे में कुछ पता है, लेकिन फादर कुछ नहीं बता सके। फिर ओलिविया ने सारे सबूत उन्हें दिखाए और दोनों ने मिलकर उसी रात कुछ भरोसेमंद मीडिया वालों से संपर्क किया और बच्चों की वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और उसे मीडिया में फैलाना शुरू किया, जिसके कारण यह मामला कुछ ही दिनों में पूरे देश में फैल गया। जल्द ही देश भर में एक जन आंदोलन शुरू हो गया। हर कोई न्याय की मांग करने लगा और साथ ही उन बच्चों की पूरे देश में लोकप्रियता फैल गई। लेकिन वे अब किसी की पकड़ में नहीं थे। अब वे शहर से दूर समुंदर के किनारे रहने लगे थे, तीनों और प्रिया के साथ। सच तो यह था कि इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया था। उन्होंने उसे यूं ही उड़ाया नहीं था, बल्कि एक बोरी अपने साथ रख ली थी जिसे वे भविष्य में इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।